बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम एक दरख्वास्त करेंगे, बल्कि एक वाक़या पेश करेंगे फॉर्म 47 के नकली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम। ज़ाहिर है वो अब बन तो गए हैं। इसके अलावा कादी फ़ायद ईसा के दरमियान जिनको मरोड़ उठते हैं सुबह शाम अपनी जो है वो एक्सटेंशन के लिए, उनके नाम, और जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अक्सर हमें आयात सुनाते रहते हैं, आज उनकी खिदमत में भी एक बहलोल दाना का वो किस्सा शेयर करना है। इसके अलावा मुर्शद हम शर्मिंदा हैं और हम शराफत के हाथों मारे गए, हमारे साथ मुर्शद बड़ा जुल्म हुआ, ये स्टोरी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा फॉर्म 47 की लास्टिक वाली शलवार वो किसने पहन रखी है और इससे क्या काम लेना चाहता है ये भी आपको बताऊंगा। और हमारे काम में माफ़ी की गुंजाइश है ही नहीं, ये किसने आज कहा है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हस्बे मामूल दो छोटी छोटी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि इमरान खान पर एक और रेफरेंस वो तैयार कर लिया गया है और वो भी नैब ने तैयार किया है और वो भी तोशा खाना के मुतल्लिक है। बाज़ अदालतें और कई जजेस ये बात कह चुके हैं कि एक जो है ना वो मुद्दे पर वो एक से ज़्यादा केस नहीं बनाए जा सकते, लेकिन जिनकी अपनी मिसालें यूनिवर्सिटियों में दी जाती हैं करप्शन की, वो तुले हुए हैं कि उन्होंने इमरान खान को करप्ट साबित करना है। अभी तक तो वो नहीं हो पाए। बहरहाल एक और रेफरेंस दायर करने की मंजूरी हो गई है। इसके अलावा अडयाला जेल में ऑपरेशन क्लीनअप जारी है और अब कहा जा रहा है कि छोटे लेवल के 6 मुलाजमीन गिरफ्तार हुए हैं। उसमें कुछ खवातीन भी हैं कि खवातीन पैगाम रसानी का काम करती थी मियाँ बीवी के दरमियान, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान। इसके अलावा कोई सीसीटीवी फुटेज उसमें कोई जो है ना उन्होंने शिकायत नहीं दी, कोई गैर मामूली एक्टिविटी देखी और उन्होंने शिकायत नहीं की, उनको भी सुना गिरफ्तार कर लिया गया कि जब उन्होंने देखा कि जेल में जो है वो टैंक चल रहे हैं, उन्होंने देखा कि जेल में मिसाइल इधर से उधर जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि जेएफ थंडर जो है ना वो निकाले जा रहे हैं और उन्होंने रिपोर्ट नहीं की, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हम आते हैं डायरेक्ट बहलोल दाना पे। आप जानते हैं कि हारून रशीद के जो है ना दौर का ये मलंग, ये हारून रशीद का जो है वो रिश्तेदार भी था बहलोल दाना, लेकिन रांझा रांझा कर दे नी मैं आपे रांझा होई, इस बंदे के साथ वो मामला हुआ और ये किसी और तरफ निकल गया और ये वीरानों को अपना घर बनाता, अपनी असा को, अपने डंडे को अपना घोड़ा बनाता और सारा दिन उस डंडे पर सवार होकर बच्चों के साथ खेलता रहता। लेकिन इसकी ऊपर वाली पोजीशन क्या थी, ये जिस तरह मैंने कहा कि शहबाज शरीफ के नाम, इसके अलावा जो है वो कादी फारिसा के नाम और ख़ासकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आजकल असल हुक्मरान है मुबैना तौर पे, यानी अगर शहबाज शरीफ की खुशामद सुनी जाए तो पता भी चलता है। उनके नाम एक वाक़या करना था। वाक़या मैं जो है ना वो मैंने नोट किया है क्योंकि फिर आपको पता है ये हिस्ट्री होती है ताकि वो रिकॉर्ड दुरुस्त रहे। हारून रशीद ने बहलोल दाना को वो अपने महल में जो है जब उसकी एक्टिविटीज़ का पता चला तो बहलोल को अपने महल में बुलवाया। उसके बाद क्या हुआ, अगले रोज बहलोल का रुख खलीफा हारून रशीद के महल की जानिब था। उसने पैबंद लगे हुए कपड़े पहन रखे थे, हस्बे मामूल दोष पर कंधे पर जो है वो गुदड़ी थी, वो जो चादर टाइप होती है, और हाथ में असा। दरबान को मालूम था कि वो हारून रशीद यानी खलीफा का रिश्तेदार है और उसे हारून ने तलब किया है, बुलाया है, इसीलिए उसने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। वो अपनी फटी हुई जूतियां चटखाता बड़ी बेतकल्फी से अंदर दाखिल हो गया। वो राहदारी में से गुजरता हुआ दीवान खास में जा पहुंचा। देखा कि ना कोई निगहबान है ना पहरेदार, वजीरों अमीरों की कुर्सियां भी खाली पड़ी हैं, शायद अभी दरबार आरास्ता नहीं था। और
वो कीमती कालीन को रोंदता हुआ बादशाह के तख्त तक, मसनद तक जा पहुंचा और बड़े मजे से तख्त पर बैठ गया, मसनद पर, खलीफा की मसनद पर बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए चंद लम्हे भी नहीं हुए थे कि दरबार के पहरेदार दौड़ते हुए आए। उन्हें इतला मिली थी कि हारून इसी तरफ आ रहा है। ये देखकर वो दंग रह गए कि बादशाह के तख्त पर, जरी तख्त पर, सोने की मसनद पर बहलूल फटे हालों बैठा है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो बदहवासी में आगे बढ़े। एक ने बहलूल का बाजू पकड़कर खींचा, दूसरे ने कोड़ा बहलूल की पुश्त पर रसीद किया। ओ दीवाने, तेरी ये जुर्रत कि तू बादशाह की मसनद पर बैठे, उतर नीचे। हाय, बहलोल ने तड़प कर नारा मारा, हाय हाय, उफ। वो दुहाइयां देने लगा, मुंह बंद करो, शोर मत मचाओ, उतरो बादशाह की मसनद पर से, उतरो। पहरेदार ने उसकी पुश्त पर मुसलसल कोड़े बरसाते हुए सख्ती से कहा। दूसरे ने जोर लगाया और बहलूल को मसनद पर से खींचकर फर्श पर गिरा दिया। बहलूल सर पीटने लगा। हाय अफसोस, सत अफसोस, आह आह, उफ उफ। वो बुलंद आवाज में मुसलसल रोता जा रहा था। पहरेदारों की जान पे बनी हुई थी, लेकिन वो किसी तरह खामोश होने का नाम ही नहीं लेता था। उसी वक्त खलीफा हारून और रशीद की आमद की इतला नकीबों ने दी और चंद लम्हों बाद वो दीवाने खास में दाखिल हुआ। उसने बहलूल को इस तरह रोते चिल्लाते और फरियाद करते देखा तो हैरान रह गया। उसने आगे बढ़कर बहलूल को फर्श पर से उठाना चाहा, लेकिन वो नहीं उठा और उसी तरह रोते हुए अफसोस अफसोस और हाय हाय पुकारता रहा। ये सब क्या हो रहा है? हारून ने डांट कर पूछा। आलीजा, ये दीवाना हजूर की मसनद पर जा बैठा था और उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए हमें थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ी। पहरेदारों ने डरते डरते बताया। हाय, ये थोड़ी सी सख्ती थी। अरे जालिमों, तुमने कोड़ों से मेरी पुश्त उधेड़ कर रख दी है। हाय अफसोस, उफ उफ। बहलोल ने फरियाद करते हुए उन्हें टोका। हारून रशीद ने निगाहे अताब गुस्से से उन पर डाली। तुम लोग देखते नहीं कि ये दीवाना है? पहरेदार आए बाएं शाएं करने लगे। हारून रशीद ने बहलूल की दिलजोई करते हुए उसे फर्श से उठाया और तसल्ली दी, लेकिन वो मुसलसल रोता जा रहा था। हारून ने बड़ी तशवीश से पूछा, बहलूल, इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है? हाँ, मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मैं अपने हाल पर नहीं, तुम्हारे हाल पर रो रहा हूं। हाय अफसोस, हाय अफसोस। बहलोल ने तासुफ से पछताते हुए कहा। मेरे हाल पर? हारून को ताज्जुब हुआ। हाँ, तुम्हारे हाल पर। अफसोस हारून, तुझ पर क्या गुजरती होगी। मैं तो तेरी मसनद पर सिर्फ चंद लम्हे ही बैठा हूं। तू इतनी मार खाई इतनी मार खाई कि सारी पुश्त छलनी हो गई, और तू न जाने कब से इस तख्त पर बैठा है, इस मसनद पर बैठा है, इस कुर्सी पर बैठा है। उफ, तुझे अपने अंजाम की कोई फिक्र नहीं। हारून लम्हा भर को कांप गया। इज्जत माब फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, भुट्टो साहब ने कहा था। कादी फायज ईसा साहब, जस्टिस मुनीर ने कहा था, अब अयूब का इनकलाब आ गया है, इसे कबूल कर लो, और नजरिया ज़रूरत जो है ईजाद किया था। जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल अयूब खान, पुरानी यूट्यूब पे निकाल लें किस तरह मलका बरतानिया उनका इस्तकबाल करती थी, किस तरह अमरीकी सदर एयरपोर्ट पे आते थे, किस तरह अमरीकी अवाम रोडों के इर्द गिर्द खड़े होकर अयूब खान का इस्तकबाल करती थी। लेकिन न तो अब जस्टिस मुनीर हैं, ना अब जुल्फकार अली भुट्टो हैं, और ना ही
फील्ड मार्शल अयूब खान हैं। तो आप तीनों से दरख्वास्त ये है कि ये बिल्कुल एक घड़ी है जो बहलूल कुर्सी पर बैठा था और उसकी पुश्त वो कोड़ों से उधेड़ दी गई। इसी तरह होगा अगर होश के नाखून न लिए गए, अगर लोगों का ख्याल न किया गया, अगर मुल्क का ख्याल न किया गया, अगर पर्सनल स्कोर सेटल होते रहे, लोगों की यही हालत रही, लोगों पर नजर करम न की गई, तो ये फिर ये बबल ऑफ वाटर है, ये पानी का बुलबुला है। अब जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी कहते रहें, ये वक्त रेत की तरह वो मुट्ठी से फिसल रहा है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। अब जी हम आते हैं कि मुर्शद हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हम शराफत के हाथों मारे गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा मंजर था कि जज साहब खुद डिस्टर्ब हो गए। कहा जाता है कि वहां पे जितने लोग थे वो सारे डिस्टर्ब हो गए। वो बड़े भारी दिल के साथ अदालत से निकले, क्योंकि केस था अजहर मशवानी के दो भाइयों का, जिन्होंने तकरीबन 3 नस्लों को पढ़ाया, जिन्होंने 3 नस्लों को पाकिस्तान जिंदाबाद कहना सिखाया। अब वो 2 महीनों से गायब हैं। इसके अलावा एक फैजान पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था, उसका बाप आया हुआ था, उसकी उम्र 75 साल थी, उसकी सफेद दाढ़ी थी और उसने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने हाथ बांध कर कहा कि माई बाप, माई लॉर्ड, मुर्शद मुझे फांसी दे दें। मेरी 75 साल उम्र है, मैं चारपाई से उठ नहीं सकता, मेरी घरवाली चारपाई से उठ नहीं सकती, लेकिन मैं आपकी अदालतों में धक्के खा रहा हूं। मेरे जो है वो बेटे का कोई पता नहीं, आप मुझ पर एक रहम करें और मुझे फांसी दे दें, ताकि मुझे इस जिंदगी से जो है वो छुटकारा मिल जाए। और कहने वाले कहते हैं, रिपोर्टर्स बता रहे थे कि मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने एक तो पूरी तरह उन बुजुर्गों को बोलने दिया, उनका कथारसिस होने दिया, और उसके बाद जज साहब जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को 48 घंटे दिए कि वज़ीर आज़म तक मेरी बात पहुंचा दें। 48 घंटों में अगर ये 3 लोग ना आए तो फिर मैं एक ऐसा ऑर्डर पास करूंगा कि आप भी याद रखेंगे और हुकूमत भी याद रखेगी। लेकिन आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करता चलूं। वो रिपोर्ट ये है कि सीटीडी को और पुलिस को कहा गया है कि आप जितने डाले भर के लाएंगे पीटीआई के लोगों को, अब जो तरक्कियों का म्यार होगा वो पीटीआई के वर्करों की गिरफ्तारी होगी, वो पीटीआई की खवातीन की गिरफ्तारी होगी। आप डाले भर भर कर लाएंगे तो आपको तरक्की मिलेगी। 9 मई के बाद आप याद करें कि जिन लोगों ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, जिन लोगों ने घर तोड़े, जिन लोगों ने जहेज लूटे, बैठे बिठाए, यानी पूरे पंजाब में तरक्कियां दे दी गई। पुलिस को आप इर्द गिर्द नजर दौड़ा लें, यानी थानेदार बना दिए गए, एएसआई बना, वो सारा इनाम था कि 9 मई के बाद, क्योंकि एक रियासत वो अपने शहरियों के साथ इस तरह नहीं कर सकती, एक रियासत अपने शहरियों के साथ ये सलूक नहीं कर सकती। या तो रियासत को शुमाली कोरिया डिक्लेयर किया जाए, या रियासत को जो है वो चीन डिक्लेयर किया जाए, या जो है वो रियासत को वो कोई कम्युनिस्ट मुल्क डिक्लेयर किया जाए। यहाँ पे जमहूरियत के बुलंदो बांग दावे न किए जाएं, यहाँ पे ये ना कहा जाए कि यहाँ पे अदलिया है, ये ना कहा जाए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर इसी तरह चलाएं। और यहीं पे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि बाकियों के काम में तो माफ़ी की गुंजाइश निकल आएगी, लेकिन जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो काम हमारे ज़िम्मे है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। ये मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा पूरी रुदात सुनने के बाद। यानी आपने रूए ज़मीन पर कोई ऐसी जो है वो मुमलिकत देखी हो, कोई ऐसा मुल्क देखा हो जो अपने पढ़े लिखे नौजवानों को, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो जो है मर्द हो, उनको अगवा करे। फिर मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने एक और बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि इससे फायदा क्या हो रहा है, रियासत का क्या फायदा हो रहा है।
یعنی آپ لوگ جو ہے نا لوگوں کے گھر جاتے ہیں، آپ لوگ لوگوں کے دروازے توڑتے ہیں، آپ لوگ ان کا سامان توڑتے ہیں، آپ 10 گاڑیاں لے کر جاتے ہیں، آپ ڈیزل لگاتے ہیں، آپ اپنا پیٹرول خرچ کرتے ہیں، آپ اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، ان کو اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اس سے ریاست کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ عالیہ حمزہ کو انہوں نے تقریباً جو ہے نا 14 مہینے جیل میں رکھا، ریاست کو کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے جو ہے صنم جاوید کو آج پھر سنا ہے کہ ان کو 40 دن کی گرفتاری کے آرڈر دے دیے گئے ہیں، عالیہ حمزہ کے بھی اور صنم جاوید کی بھی۔ یعنی عمر سرفراز چیمہ کو جیل میں رکھنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بیمار کو، بزرگ محمود الرشید کو جیل میں رکھنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ریاست کو؟ یہ گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا، یہ نام تو میں لے رہا ہوں لیکن بیسک سوال ان کا تھا کہ ریاست کا اتنا خرچ بھی ہوتا ہے، آپ مجھے کوئی ایک فائدہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو غائب کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ ان کو عدالت میں پیش نہیں کرتے، اور یہ جو والدین ہیں ان کو اگر پتہ چل جائے آپ عدالت میں پیش کریں اور اس کے بعد ان پہ قانونی ان کی کارروائی ہو تو کم از کم ان کو یہ تو پتہ ہو کہ فلاں تھانے میں ہے، فلاں جیل میں ہے، لیکن والدین کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج جو ہے نا وہ فیضان کے والد وہ پھٹ پڑے اور انہوں نے میاں گل حسن اورنگزیب سے ڈائریکٹ کہا کہ آپ صرف ایک کام کریں، ایک بھلا کریں کہ مرشد مجھے پھانسی دے دیں۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے، یقین کریں کہ جب ہر پاکستانی میاں گل حسن اورنگزیب سے ہاتھ باندھ کے ان اپرائٹ ججوں سے، قاضی فائد عیسی نہیں، قاضی فائد عیسی وہ اپنے پاؤ گوشت کے چکر میں ہیں، ان کو دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ ان کو خدا کا پتہ ہے، نہ ان کو آخرت کا پتہ ہے، نہ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ ہے۔ ویسے وہ بڑی آیتیں اور حدیثیں کھڑکاتے ہیں لیکن انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے سوائے اپنی ایکسٹینشن کے۔ ہاں، یہ جو اپ رائٹ ججز ہیں، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6-7 ججز بیٹھے ہیں، ان سے لوگ درخواست کریں گے کہ سر ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیں، ہم غلطی سے اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہمارے بزرگ غلطی سے اس ٹرک میں بیٹھ گئے تھے، اس ٹرین میں بیٹھ گئے تھے جو ٹرین پاکستان آ رہی تھی، ورنہ وہ شبر زیدی کہتے ہیں کہ آج تک میرا گھر والوں کے ساتھ رولا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے انڈیا کیوں چھوڑا۔ یہ سابق FBR کا چیئرمین کہہ رہا ہے جو اتنی بڑی جو ہے وہ پوسٹ انجوائے کر چکا ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا آج بھی گھر والوں کے ساتھ رولا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے، جو ہے نا وہ خواہ مخواہ، ہم ادھر ہی ٹھیک تھے۔ تو بہرحال ان کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں بہلول دانا کا، یعنی ایوب خان 11 سال تک اپنے آپ کو ایکسٹینشنیں دیتے رہے، ٹھیک ہے، اور پھر آخری وقت کسی دن آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا ایوب خان کا آخری وقت کہ وہ کس طرح ہو گئے تھے۔ پرویز مشرف اپنے آپ کو ایکسٹینشنیں دیتے رہے، پوری دنیا میں 25 لوگوں کو وہ بیماری تھی جو مشرف کو ہوئی، ضیاء صاحب اپنے آپ کو ایکسٹینشنیں دیتے رہے، اور پھر ضیاء صاحب بھاولپور، بستی لال کمال، سب کو پتہ ہے، کوئی کہتا ہے جبڑا دفنایا، کوئی کہتا ہے بازو دفنایا۔ اس کے بعد آ جائیں یحییٰ خان پہ، یحییٰ خان جو ہے ان کے لیے قبر نہیں کھودی گئی تھی، اور جب جنازہ لے کر گئے پشاور قبرستان میں تو کوئی ویسے فوت ہوا تھا، ان سے ریکویسٹ کی گئی، یحییٰ خان کا اتنا آگا پیچھا نہیں تھا کہ کوئی جا کے قبر بنواتا، اس مانگی ہوئی قبر میں یحییٰ خان کو دفنایا گیا۔ اب ریسنٹلی باجوہ کو دیکھ لیں، وہ 6 سال کا فائدہ، کوئی ٹی وی چینل وہ باجوہ کی ماں بہن ایک کیے بغیر اپنی خبر نشر نہیں کرتا۔ باجوہ نے یہ کیا، باجوہ نے یہ کیا، باجوہ نے یہ کیا، باجوہ نے یہ، باجوہ نے 12 ارب لوٹے، باجوہ دبئی، باجوہ کو گالیاں پڑی دبئی میں، باجوہ کیا فائدہ ان ایکسٹینشنوں کا؟ اور اب سنا ہے کہ وہ اتنے سٹریس میں ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ رہتے ہیں کہ کچھ کر نہ بیٹھیں۔ یہ اسی طرح ہے، اسی طرح جو ایک لمحے کے لیے بہلول بیٹھا نا ہارون رشید کی سیٹ پر اور اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا کوڑوں سے، یہ وہی لمحہ ہے، یہ وہی لمحہ۔ آپ لوگ کر لیں آپ نے جو کرنا ہے، شہباز شریف آپ بھی کر لیں، قاضی فائد عیسی صاحب آپ بھی کر لیں۔ کل قاضی فائد عیسی نے ویسے ٹریلر دیکھا ہوگا، جو 1 منٹ میں ختم نبوت والے لوگ جمع ہو گئے نا، تو قاضی فائد عیسی کی لاش بھی جو ہے نا وہ بہت ساری سوراخوں سے ہوا نکلی ہوگی، خدا نے کل ایک لمحے کے لیے قاضی فائد عیسی کو دکھایا ہوگا۔
कि तुम एक्सटेंशनों के चक्कर में हो। और जनरल साहब जो कहते हैं मुबैना तौर पे मैं तो शूदर हूं, मैंने कहा मैं दलित हूं, मैं पाकिस्तान की जो सबसे निचली ज़ात है, अब मुझे पता नहीं है क्योंकि ज़ातें पातें बनी हुई हैं, मैं तो नहीं मानता, मैं वही हूं। आपने जिन उठाना है, मारना है, गैब करना है। मेरा तो बूढ़ा वालिद भी नहीं है जो अदालत में जाकर कहे कि मुझे फांसी दे दें। हाँ, मेरी एक बीमार और बूढ़ी माँ है, वो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस्लामाबाद तक सफ़र नहीं कर पाएंगी और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के सामने पेश नहीं हो पाएंगी। इनको अपने बच्चों को मैंने वैसे बता दिया है कि ये बाय चॉइस है, मेरे साथ आपने जो करना है आप कर लें, लेकिन आप आयतें बहुत सुनाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि बहलूल दाना का भी एक छोटा सा किस्सा आपके सामने पेश कर दूं। हो सकता है आप लोगों को अगवा करना छोड़ दें, हो सकता है आप लोगों की माओं के कलेजों को ठंडा कर दें, हो सकता है कि आप अपनी सम दुरुस्त कर लें, लेकिन मुझे अच्छाई की वो ज़रा बराबर भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब बंदा ओहदे पे होता है, जब बंदे के आगे पीछे हूटर वाली गाड़ियां होती हैं, जब बंदे के आगे पीछे रेंजर्स और कमांडोज होते हैं, तो बंदे को समझ नहीं आती। जिया साहब को आखिरी मिनट तक समझ नहीं थी और इसी तरह अयूब खान को आखिरी मिनट तक समझ नहीं आई। तो ये होता है। बहरहाल मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ये हमारी दरख्वास्त है कि अगर ईमेल कर दें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब कादी फ़ायद ईसा को, अमीनुद्दीन खान को, नईम अफ़गान को, इसके अलावा 2 और भर्ती हुए हैं एड हॉक जज, उनकी लालच अभी ख़त्म नहीं हुई थी, उनको भी ईमेल कर दें और यही बता दें जो आपने कहा है कि दूसरे कामों में तो लोगों को माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन जिन कुर्सियों पे आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोगों को माफ़ी दी गई, जो इंसाफ नहीं कर रहे, अगर कादी फ़ायद ईसा वहां क्लियर हुआ और यही उसने मैं महमूद निहारी वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, मुझ पर जो है अगर दोज़ख अलाट हो चुकी होगी और कादी फ़ायद ईसा को बख्शा गया, तो मैं वहां पे खड़ा हो जाऊंगा और मैं वहां पे भी एहतजाज करूंगा कि मुझे लाजमी दोज़ख दें, मैं इसका हकदार हूं, मैंने कोई अच्छाई नहीं की। लेकिन कादी फ़ायद ईसा को किस चक्कर में बख्शा जा रहा है? बहरहाल ये उसके फैसले हैं, उसकी रहमत है, वो फैसला कर दे, लेकिन मैं दबा दबा एहतजाज आप लोग देख लेंगे जरूर करूंगा। गुल हसन औरंगजेब के मुताबिक उनके काम में माफी नहीं है। अब ये फॉर्म 47 की जो पार्लियामेंट है, इसने पहन रखी है लास्टिक वाली शलवार और इसके रास्ते में रुकावट हैं, ट्रिब्यूनल्स के रास्ते में रुकावट हैं इस निज़ाम के 2 बड़े सहूलतकार। पहले नंबर पे वन एंड ओनली कादी फ़ायद ईसा और दूसरे नंबर पे 2 नंबर कादी फ़ायद ईसा आमिर फारूक, जिन्होंने स्टे दे रखा है। अगर ट्रिब्यूनल्स काम करने पे आ जाएं और उनको कहा जाए कि वो आज़ादाना जो है वो काम करें, तो ये पार्लियामेंट इस तरह जाएगी जिस तरह आपने बच्चों को देखा होगा लास्टिक वाली तलवार भागती हुई उनकी उतरती है, जब बहुत आसानी से उतरती है, ये सारी शलवार उतर जाएगी। और ये वो लास्टिक वाली शलवार वाली पार्लियामेंट है जिससे कादी साहब एक्सटेंशन चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा था ना कि वहां पे अगर मामला कादी साहब को बख्शने की तरफ गया तो मैं एहतजाज लाजमी करूंगा कि इस पार्लियामेंट से, जिस पार्लियामेंट का खमीर 2 नंबर है, जिस पार्लियामेंट का खमीर चोरी है, जिस पार्लियामेंट की पैदाइश नाजायज है, उस पार्लियामेंट से सफेद दाढ़ी के साथ वो कादी फ़ायद ईसा वो एक्सटेंशन की उम्मीदें लगा के बैठे थे कि मुझे एक्सटेंशन जो है वो करवाएं। और आप याद रखें 25 अक्टूबर वो दिन है जब कादी फ़ायद ईसा इस कौम की जान छोड़ेंगे। यहां मैं आपके सामने, अगर ये कूड़ेदान का हिस्सा बना शख्स, अगर ये तारीख के कमोड का हिस्सा बना 25 अक्टूबर को और कोई चाल एस्टेब्लिशमेंट की और इस फॉर्म 47 की कामयाब न हुई, तो मैं आपके घर घर जाके आपको लड्डू तो नहीं खिला सकता, लेकिन यहां बैठ के आपके सामने चाय का कप जरूर पीऊंगा और वो चाय का कप मेरे तमाम व्यूअर्स के नाम होगा। 25 अक्टूबर याद रखना है, उंगलियों पे दिन गिनने हैं कि जब ये कज़ाब, ये झूठा, ये कंप्रोमाइज, ये इंसाफ के नाम पर धब्बा, जब ये जो है वो इस मुल्क की और इस कौम की जान छोड़ जाएगा, वो दिन होगा 25 अक्टूबर का। लेकिन काई साहब को ये बता दूं कि इस पार्लियामेंट ने लास्टिक वाली शलवार पहन
پہن رکھی ہے، اور اگر بیٹھ گئے منصور علی شاہ، اور اگر بیٹھ گئے اطہر من اللہ، اور اگر بیٹھ گئی جو ہے وہ عائشہ آزاد ملک، تو یہ شلوار ایک سیکنڈ کے کچھ حصے میں وہ اتار کے اور لٹکا دیں گی، اور اس کے ساتھ ہی قاری صاحب کی بھی ڈیش 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 خبریں اور بھی ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسانیاں بانٹنے میں یہ بھی ہے کہ ویورشپ بہت کم ہو گئی ہے، آپ لائک کیوں نہیں کرتے ویڈیو کو؟ اگر یار پسند نہیں آتی تو ڈس لائک تو کیا کریں۔ آپ لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں پھر بھی یعنی وہ جو ہے وہ چینل کی رینج بڑھتی ہے۔ ڈس لائک کر دیا کریں، کومنٹ نہیں کرتے تو گالیاں دے دیا کریں، یعنی میں حاضر ہوں، محمود نیادی میرا نام ہے، نام لے کے مجھے گالیاں دے دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ آپ شیئر بھی نہیں کرتے۔ ادھر فائر وال نے رودی تنگ کر رکھی ہے، ادھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ تنگ کر رکھی ہے۔ رودی دینے والا وہ قہار، وہ جبار، وہ ستار، وہ جو ہے نا معزز، وہی ہے۔ بہرحال مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔